Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ahmed Numan, and today in this lecture we will discuss about the trigonometric methods or trigonometric analysis. और इन जनरल टर्म जो है हम डिस्कस करेंगे कि टाइट्रेशंस क्या होती हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि टाइट्रेशन क्या होती है या टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स क्या होते हैं। सो टाइट्रीमेट्री की कोई भी ऐसा मेथड जिसके अंदर हम वॉल्यूम की मेजरमेंट को एज अ सिग्नल लेते हैं किसी भी एनालाइट को एनालाइज करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए, तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं टाइट्रीमेट्री। सो जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं मोस्टली जिसके अंदर हम वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास एक्चुअली इंडिकेशन है किसी भी एनालाइट को मेजर करने के लिए, तो इसमें इस तरह के जो मेथड होते हैं उनको हम टाइट्रीमेट्रिक मेथड कहते हैं। सो ओवरऑल जो टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स हैं या जो हम टाइट्रेशंस करते हैं, नॉर्मली हम इसको क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस के लिए करते हैं। और इसके अंदर मेन प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास एक एनालाइट है, हमारे पास कोई सल्यूट है जिसको हमने एनालाइज करना है, जो कि हमारे पास सोल्यूशन के अंदर है। तो हम उसको किसी भी रिएजेंट के साथ जो है वो रिएक्ट कराते हैं, और उस रिएजेंट के जितना वॉल्यूम यूज़ होता है उस वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं, और उससे फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि ये जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर ये एनालाइट जो है वो इतनी रेशो में मौजूद है। बेसिकली हम स्टाइकोमेट्रिक जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम आगे जो है एक एग्जांपल भी देखेंगे, उसके अंदर आपको बेटर समझ आएगा। अब टाइट्रेशन जो है, ये टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स हमने पहले डिस्कस किया कि मोस्टली यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है वो एज अ सिग्नल होता है, लेकिन अब जो रिसेंट इसके अंदर एडवांसेस हैं उसके अंदर काफ़ी सारे मेथड हैं जिसके अंदर अदर सिग्नल भी यूज़ होते हैं। उनको हम कहते तो टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स हैं, लेकिन वो एडवांस टाइप हैं या अभी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो बेसिक टाइप है जिसकी बेस पे हम टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स जो है वो का नाम भी दिया गया है, वो मोस्टली है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसके अंदर हम किसी भी सोल्यूशन को जो है उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं किसी भी एनालाइट को एनालाइज करने के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एनालाइट मौजूद है, एक सोल्यूट मौजूद है एक सैम्पल के अंदर, और हमने उसको एनालाइज करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट कि हमारे पास सोल्यूट किस तरह का है, हम उसके लिए एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट जो है वो सजेस्ट करते हैं जिससे हम उसको टाइट्रेट करते हैं। और वो जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं नॉन कंसंट्रेशन का। फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोल्यूशन यूज़ कर लेंगे या 0.1 मोलर यूज़ करेंगे, कि हमें उसकी जो मोल्स के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो एक पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो मोल टू मोल कंपैरिजन करते हैं कि स्टाइकोमेट्रिकली वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर मोस्टली रिएक्शन जो होते हैं वो एक किसी कंपाउंड, एक हमारे पास एलिमेंट है वो दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, इसका एक मोल उसके एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा या 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये जो उनकी रेशो होती है स्टाइकोमेट्रिकली कांस्टेंट होती है। इसलिए जब हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसका वॉल्यूम के थ्रू हमने उसको मेजर करना है, तो हम ये करते हैं कि जो हम एक एनालाइट को मेजर करने के लिए हम एक सोल्यूशन लेते हैं जिसकी नॉन कंसंट्रेशन होती है इन मोल्स, और उसको हम उसके अंदर ऐड करते हैं सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर एनालाइट मौजूद होता है। और फिर हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं कि जब हमारे पास कितना हमने वो सोल्यूशन डाला है तो हमारे पास जो एनालाइट है वो सारा रिएक्ट कर गया। जब हमें वो पॉइंट मालूम हो जाता है कि जब सारा एनालाइट रिएक्ट कर जाता है, तो हम उसकी जो है वॉल्यूम मेजर करते हैं कि जी हमारे पास इस सैंपल के अंदर यह एनालाइट था और सारे को रिएक्ट कराने के लिए हमने इतना वॉल्यूम जो है वो यूज़ किया है। तो और वो क्योंकि हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन होती है, तो हम फिर देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एनालाइट को अगर हम उस स्पेसिफिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो उनकी मोलर रेशो किस मोलर रेशो में रिएक्ट करते हैं, और उसके साथ फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर वो 1:1 रेशो हो, तो हमारे पास अगर एक जो हमारे पास सब्सटेंस है जिसे हम टाइट्रेट कर रहे हैं, अगर वो 1 मोलर हम यूज़ कर रहे हैं और उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है,
तो वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी कंसनट्रेशन के जो कि हमारे पास सॉल्यूट है, तो उससे हम फिर कैलकुलेट करके एनालाइट को अपने मेजर कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो टाइट्रेंट जो है, जो भी हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं कि जिसका वॉल्यूम हमारे पास सिग्नल होता है, जो उसकी नॉन कंसंट्रेशन होता है, उसको जो है हम टाइट्रेंट कहते हैं। तो जो भी हम सॉल्यूशन यूज़ करेंगे नॉन कंसंट्रेशन का और जिसका वॉल्यूम जो है हमारे सिग्नल यूज़ करेंगे, उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। डायग्रामेटिकली देखते हैं ताकि आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये टाइट्रेशन जो प्रोसेस है ये किस तरह से होता है। सो नॉर्मली आपके पास एक सैंपल है और वो आप जो बीकर है उसके अंदर या किसी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आप उसका वॉल्यूम लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ml ले लेंगे या 20 ml ले लेंगे। तो ये हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन है, हमें नहीं पता कि उस सैंपल के अंदर जो हमारा एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये हमने फाइंड करनी है। ऊपर हमारे पास होती है ब्यूरेट, जिसके अंदर हम जिसको हम फिल करते हैं किसी भी सोल्यूशन के साथ ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, और हम वो सोल्यूशन लेते हैं कि जिसका हमें पता होता है कि वो एनालाइट के साथ एक स्पेसिफिक मोल रेशो में स्टोइचोमेट्रिक रेशो में जो है वो रिएक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये सेटअप आ गया जिसके अंदर हम ब्यूरेट है वो हमने फिल कर ली, और नीचे जो है हमने बीकर या जो मेजरिंग फ्लास्क है उसके अंदर हमने जो है वो सैंपल ले लिए जिसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है एनालाइट की। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम उसके अंदर एक इंडिकेटर डालेंगे। अब इंडिकेटर क्या होता है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सैंपल मौजूद है, उसके अंदर एनालाइट मौजूद है और हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं एक नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट से, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो सारा उसने रिएक्ट किया या नहीं किया। तो इस प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट तरह के इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर आप उसको फेनाफ्थलीन जैसे यूज़ करते हैं, आप उसको सोल्यूशन के अंदर डालेंगे और जैसे ही पीएच चेंज होती है तो वो इंडिकेटर जो होता है उसका रंग जो है वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ठीक है अब जो सारा वो एनल सॉल्यूट है वो रेड कर गया और उसकी अब जो पीएच है वो चेंज हो गई है। इसी तरह डिफरेंट जो अगर कम्प्लेक्सोमेट्रिक जैसे टाइट्रेशन होती है उनके अंदर हम EDTA जो है वो उसको यूज़ करते हैं। सो डिपेंडिंग कि हम किस तरह की टाइट्रेशन कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स होते हैं कि जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जी अब एंड पॉइंट आ गए, अब जो एनालाइट है वो सारा उसने रिएक्ट कर लिया। ठीक है, तो हम जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम इंडिकेटर डालते हैं और उसके बाद हम टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेशन क्या, जैसे आप इस थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं कि हम उसको साथ साथ जो है वो स्टर करते हैं सॉल्यूशन को और ऊपर से वो सॉल्यूशन ऐड करते जाते हैं, और तब तक हम उसका वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे जब तक उसका कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, और जैसे ही कलर चेंज होता है तो हम उसके अंदर फर्दर जो सॉल्यूशन डालना बंद कर देते हैं और उसका रोक लेंगे। अब जैसे आप इसमें देखें कि यहाँ पे जो है अब कलर चेंज हो गया, जो दो फ्लास्क नज़र आ रही हैं, तो जब कलर चेंज होता जाएगा तो हम फर्दर जो है उसमें से सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे ब्यूरेट से, और अब हमने बेसिकली कोरिलेट करना है कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है, तो वो हम फिर डिफरेंस से, फॉर एग्जांपल हमने अगर फुल किया था तो वहाँ पे 0 था, अब इसमें आप देख सकते हैं कि अराउंड 21 पॉइंट जो है वो 45 जो है वो ml जो है वो यूज़ हो गया। तो ये वॉल्यूम जो है हम नोट कर लेंगे कि एनालाइट को मुकम्मल रिएक्ट कराने के लिए हमारा कितना जो है वो सॉल्यूशन यूज़ हुआ है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता होती है और फिर हम सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूट था, एनालाइट था, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जो है हम कुछ टर्म्स जो है उनको डिस्कस करेंगे जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में। सबसे पहले जो हम टर्म यूज़ करें वो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या जिसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। सो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन हो कि ये सॉल्यूशन जो है वो इस कंसंट्रेशन का है और इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइट्रेंट। और मोस्टली जो हमारे पास ब्यूरेट में हम जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, और उसके बाद जो है हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से फिल करते हैं ब्यूरेट को,
और इंडिकेटर डालने के बाद जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, तो हम जो है उसके अंदर ऐड करते हैं जब तक कि एंड पॉइंट रीच नहीं हो जाता, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो यूज़ करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ हो रही है वो है जो है वो इम्पोर्टेंस है वो इक्विवेलेंस पॉइंट की है। अच्छा, अब यह है कि प्रीवियस हमने यूज़ की थी एक टर्म एंड पॉइंट, वो हम नेक्स्ट आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से डिफर करती है इक्विवेलेंस पॉइंट से। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट हम कहते हैं कि एक थ्योरेटिकल पॉइंट होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जो हम ऐड कर रहे हैं रिएजेंट या जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर एनालाइट मौजूद है, तो वो केमिकली इक्विवेलेंट हो जाए अमाउंट ऑफ एनालाइट के। या हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसके अंदर स्टाइक्योमेट्री अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मोल अगर फॉर एग्जांपल उसका है एनालाइट को मौजूद है, तो एक मोल हम जो डाल रहे हैं सोल्यूशन का, तो वो दोनों कम्प्लीटली आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। सो इक्विवेलेंस पॉइंट इज़ दैट पॉइंट वेयर इफ़ वी टॉक अबाउट स्टाइक्योमेट्रिकली, तो स्टाइक्योमेट्रिकली एक जैसी अमाउंट ऑफ एनालाइट और टाइट्रेंट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं। कि अगर हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है एनालाइट का, या और 1 मोलर जो है जो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, तो इक्वल अमाउंट में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे पास जो टाइट्रेंट है उसकी कंसनट्रेशन 2 टाइम्स है, तो फिर ये होता है कि अगर क्योंकि वो हायर कंसनट्रेशन होता है, तो अगर 2 फॉर एग्जांपल ml मौजूद है एनालाइट के, तो 1 ml चाहिए होगा टाइट्रेंट का। तो बेसिकली ये है कि स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट में इक्वल जो है वो रेशो में रिएक्ट करते हैं एनालाइट और टाइट्रेंट। इस पॉइंट को कहते हैं हम इक्विवेलेंस पॉइंट। एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड की और सिल्वर नाइट्रेट की, कि जिसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड है और हम उसको बेसिकली जो क्लोराइड आयन है उनको हम टाइट्रेट कर रहे हैं, जो कि सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट हम लेते हैं ब्यूरेट के अंदर, और सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं नीचे बीकर के अंदर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। तो इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ पे वो होगा कि जब एक मोल सिल्वर का एक मोल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट है, कि जितने भी एनालाइट के आयंस थे वो इक्विवेलेंट रेशो से जो हमने सॉल्वेंट डाला था उसके साथ रिएक्ट कर गए हैं, और अब हमारे पास सॉल्यूशन में फर्दर जो है वो एनालाइट के आयन मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि उनके स्टाइक्योमेट्रिकली या बैलेंस अगर हम इक्वेशन देखें तो उनकी आपस में रेशो क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि एक मोल सिल्वर का रिएक्ट करता है एक मोल ऑफ क्लोराइड के, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे एक मोल जो सिल्वर है वो एक मोल ऑफ क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम टाइट्रेट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इसका एक मोल जो है वो 2 हाइड्रोजन दे रहा है, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक मोल 1 हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। सो विच मीन कि एक मोल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करते हैं तो ये 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। सो इन सच अ केस इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो टाइट्रेशन में तब आता है कि जब 2 मोल जो बेस के हैं वो जो हमारा ईच जो मोल आता है जो हम ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास फर्दर जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन उसके अंदर मौजूद नहीं रहते। हमारे पास इशू ये है कि हम इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे मालूम करें एक्यूरेटली, क्योंकि हम जो मोल्स हैं उनको देख तो सकते ही नहीं हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो एनालाइट है उसके अगर फॉर एग्जांपल 2 मोल थे और हमने ऊपर से जो सॉल्वेंट डाला है वो इक्विमोलर रेशो में उसके साथ उन्होंने जो है वो रिएक्ट किया, और अब हमारे पास एनालाइट जो है वो सारे रिएक्ट कर गए और इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। तो नॉर्मली हमारे पास ऐसा सच कोई इंडिकेशन नहीं होती कि जो हमें बताया कि इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो रीच हो गया, बल्कि हम टाइट्रेशन तब स्टॉप करते हैं जब हमें पता चलता है कि जी एंड पॉइंट आ गया। अब एंड पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हम एडिंग जो है वो टाइट्रेंट जो है उसको स्टॉप कर देते हैं, एडिंग मतलब ऐड करना ना।
और मोस्टली एंड पॉइंट वो होता है कि जिसके अंदर कोई ऐसी फिज़िकल चेंज आती है जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, कि उसके अंदर जो है वो केमिकल इक्विवेलेंस को वो रिप्रेजेंट करती है, कि जिसके अंदर केमिकल इक्विवेलेंस आ गई और जो हमारे पास एनालाइट है वो सारा रिजेक्ट कर गया। तो बेसिकली जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, मोस्टली हम ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं कि जो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं जब एनालाइट सारा जो है वो रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम्पल डिस्कस की पिछले में, जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को टाइट्रेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे हम फिनाफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो जब हम फिनाफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो ये इंडिकेटर जो है वो डिफरेंट जो है वो कलर चेंज करता है जब हम इसको बेसिक से एसिडिक कंडीशन के अंदर लेके जाते हैं। तो अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर OH आयन मौजूद हैं, तो तब तक उसका कलर डिफरेंट होगा। और जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते जा रहे हैं और जैसे ही सारे OH आयन्स जो हैं वो उसके अंदर से रिएक्ट कर जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब OH नहीं जाते और उसकी फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड हम डालेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, तो कलर जो है वहाँ पे चेंज हो जाता है और हमें वहाँ से आइडिया हो जाता है कि जी अब क्योंकि कलर चेंज हो गया, इसके मतलब है कि जो हमारा एनालाइट है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर गया है टाइट्रेंट के साथ। सो इस पॉइंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट। और मोस्टली जो हम सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं ऐसे कलर सब्सटेंसेस के जिनका कलर जो है वो चेंज होता है और वो हमें एंड पॉइंट का बताते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक टाइट्रेंट डाल रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली सल्फ्यूरिक एसिड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जब एग्जैक्टली सारे हाइड्रोक्साइड आयन ख़त्म हो जाएंगे और रिएक्ट करेंगे तो फ़ौरन चेंज नहीं आएगा, बल्कि हम सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर ऐड करेंगे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप। तो जब उसकी pH चेंज होगी सॉल्यूशन की, वो बेसिक से एसिडिक में जाएगा तो कलर चेंज होएगा। तब इसका मतलब है कि जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है उससे हमने कुछ जो है वॉल्यूम ज़्यादा ऐड कर दिया है। सो नॉर्मली जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो जो एंड पॉइंट होता है मोस्टली उसका जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा डिफ़र करता है इक्विवेलेंस पॉइंट के, और इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन एरर, कि द डिफरेंस इन वॉल्यूम बिटवीन इक्विवेलेंट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट जो है हम इसको कहते हैं टाइट्रेशन एरर। और मोस्टली हम इसको इस इक्वेशन से शो करते हैं। सो जिसके अंदर जो VEP है दैट इज़ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट है कि जो हमें चाहिए टू रीच एंड पॉइंट, जो हम टाइट्रेशन से हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। और V इक्विवेलेंट जो है या जो वॉल्यूम एट इक्विवेलेंट पॉइंट है जो हमें चाहिए थ्योरेटिकली। सो जब हम एक टाइट्रेशन करते हैं तो पहले हम उसकी कैलकुलेशन ड्रॉ करते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन। तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कंसंट्रेशन है तो थ्योरेटिकली कितना वॉल्यूम हमें चाहिए। और एक्चुअल जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो एंड पॉइंट के थ्रू हम एक वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो जो डिफरेंस है दोनों का दैट इज़ बेसिकली द टाइट्रेशन एरर। अगर हम बात करें टाइप्स की जो टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स की हैं, तो नॉर्मली जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, जिसके अंदर हम वॉल्यूम को एज अ सिग्नल लेते हैं, जिसके अंदर हम मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है ये, और या जो कम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन है जिसके अंदर हम कम्प्लेक्सिंग एजेंट या ऐड करते हैं एज इंडिकेटर्स। लेकिन इन जो क्लासिकल टेक्निक के अलावा डिफरेंट अदर टेक्निक्स भी हैं जो कि टाइट्रोमेट्रिक मेथड्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन हैं। ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम टाइट्रेशन तो वैसे ही करते हैं जैसे हम वॉल्यूमेट्रिक में टाइट्रेशन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम मेजर नहीं करते, बल्कि हम एक ड्रॉपर है उसके अंदर हम सोल्यूशन लेते हैं जो कि हमारा टाइट्रेट है, और फिर हम टाइट्रेट करते हैं। जब एंड पॉइंट आ जाता है तो हम उसका वज़न करते हैं। तो टाइट्रेशन शुरू करने से पहले वज़न करते हैं और टाइट्रेशन ख़त्म होने के बाद वज़न करते हैं, और हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना मास है और फिर उससे कैलकुलेट करते हैं। जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस होती हैं हमारे पास, ये एक अनदर टाइप ऑफ टाइट्रेशन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं बिटवीन हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है या टाइट्रेट है और एनालाइट के दरमियान, रिडॉक्स जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि दो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं टाइट्रेशन की, जिसको हम कूलोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं और एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। अच्छा, कूलोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है इसके अंदर हम करंट को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं
तो जो टाइट्रेंट है वो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर, जो कि रिएक्ट करता है एनालाइट के साथ। और हम एंड पॉइंट जो है वो उसका कैलकुलेट करते हैं कि जब उसके अंदर जो भी कलर चेंज आता है, तो जब एंड पॉइंट वही होगा कि जब सारा एनालाइट उसके साथ रिएक्ट कर गया, तो करंट कितना यूज़ हुआ है, तो हम करंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसके अंदर जो है वो टाइट्रेंट प्रोड्यूस होता रहे और वो रिएक्ट करता रहे एनालाइट के साथ। तो जब तक सारा एनालाइट यूज़ नहीं हो जाता हम उसको करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो टाइट्रेंट है वो प्रोड्यूस हो। सो इसके अंदर हम अमाउंट ऑफ जो है वो करंट जो है वो मेजर करते हैं जो हमने प्रोवाइड किया है उस एनालिसिस को कैरी करने के लिए, जो टाइट्रेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और वहाँ से जो है हम कैलकुलेट करते हैं कि जी अच्छा इतना अगर हमें करंट प्रोड्यूस किया है, अप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इतनी अमाउंट में जो है हमारे पास टाइट्रेंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ होगा जिसने एनालाइट के साथ ट्रैक किया। तो वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा हमारे पास जो सैंपल है इसके अंदर इतना एनालाइट मौजूद है। लेकिन जो पैरामेट्रिक टाइट्रेशन होती है यहाँ भी हम करंट ही मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इस तरह से होता है कि हम जब टाइट्रेशन करते हैं और एनालाइट जो है वो रिएक्ट करता है जो टाइट्रेंट के साथ, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ, तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द एनालाइट। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन है मोस्टली प्रोटीन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक अराउंड 290 जैसे उस पर क्या कहते हैं नैनोमीटर पे जो है हम इसकी लैम्डा मैक्स है, तो वहाँ पे हम उसकी एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं। और वहाँ पे जब प्रोटोनेशन होती है तो उसके अंदर जो है मोस्टली जो क्रोमोफोर्स होते हैं वो कलर अब्जॉर्ब करते हैं, तो जो चेंज इन द अब्जॉर्प्शन है वो हम उसकी जो लाइट अब्जॉर्प्शन है उसको स्टडी करते हैं, और इस तरह की जो टाइट्रेशन होती हैं उनको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। तो ये हैं कुछ जो है हमारी जो बेसिक टाइप्स हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अलावा, जिनके अंदर हम वॉल्यूम के अलावा अदर सिग्नल जो हैं उनको यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनिंग कि उसके अंदर एनालाइट की कितनी कंसनट्रेशन है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हम आज इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। आप डेफिनेटली आई विल कवर दिस टॉपिक्स इन नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँ भेजूँ आप जो है इसको सर्च करें। सो पहला मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो होमवर्क है कि आपने ये पढ़ना है कि बैक टाइट्रेशन क्या होती है और इसको कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहाँ पे हमें बैक टाइट्रेशन मेथड जो है इसको यूज़ करना पड़ता है। सो पहला आपका होमवर्क ये है कि आपने स्टडी करना है कि बैक टाइट्रेशन क्या होती है और किन सर्कमस्टांसेस में इनको यूज़ किया जाता है। और सेकंड, हमने एक टर्म पढ़ी है आज आपको, जहाँ पे हमने टाइट्रेंट की बात की, तो हमने कहा है कि वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं जिनकी कंसनट्रेशन नॉन होती है। तो यहाँ पे हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड है और एक है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो आपने ये फाइंड करना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है और स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। सो ये आपका होमवर्क है। सो आई होप कि जो है आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। हमारा लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन और लिसनिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।